तो देखो सीधी बात है कि आज सीएमए आने खाओ खाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आज तो बिंदास। तो आज सीएमए इंटर के रिजल्ट लगे हैं। कितना ग्रुप वन का रिजल्ट कितना परसेंट है यार? जीवन अगर हम लोग ध्यान से देखें, एक बार ध्यान से देखना है ना, मैं तुमको बताता हूँ, चिंता मत करो, सब अपने पास हो जाते। निवांश कोई 6 महीने लेट, कोई 6 महीने जल्दी। ग्रुप वन का रिजल्ट लगभग कितना लगा है बोलोगे? 16% लगा है। G2 का रिजल्ट कितना लगा है? लगभग 28% लगा है। और बोथ ग्रुप जिन्होंने दिया था, एनी वन और बोथ ग्रुप, मतलब या तो कोई सिंगल या तो बोथ ग्रुप क्लियर करने वाले, इसका लगभग ज्यादा परसेंटेज था ना, लगभग 30 या 35% था। बोलो हाँ है ना? टोटल मिला के, मतलब आइदर वन और बोथ ग्रुप ऐसा मिला के, दोनों मिला के 30 था क्या? चलो ठीक है, ऑन एन एवरेज वीकेंड चलो देख ही लेते हैं ना यार, काहे, लगभग 28% था। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, बात कैसी, हमको करना क्या चाहिए? सीधी बात है, मैं आपको आगे बताता हूं कि प्लान ऑफ एक्शन हमारा होना कैसे चाहिए। क्या हम लोगों का जून 2025 का टाइम टेबल आ चुका है? एक बार जून 2025 का टाइम टेबल देख के बताओगे कि जून 25 के एग्जाम स्टार्ट आपके कहां से हो रहे हैं? 11 ऑफ जून 25 से स्टार्ट हो रहे हैं। आज हम लोग लगभग कितना पहले खड़े हुए हैं? हम लोग लगभग 4 महीने पहले खड़े हुए हैं। बोलो हाँ है ना? 4 महीने पहले, मतलब कुछ दिन हमारे पास फरवरी के बचे में। फरवरी में पहले दिन कम होता है, दूसरा अभी हफ्ता चालू है तो और दिन कम है, अपने लिए नहीं है ना। तो फरवरी हो गया, फिर बात करते हैं मार्च की। लेकिन लकीली ये शेड्यूल तुम्हारा पढ़ने के लिए अच्छा बनेगा, क्योंकि गणपति, दिवाली, दशहरा ये सब कुछ भी नहीं है। तो यू हैव डिसेंट टाइम। एक तुम्हारे पास फेब बचेगा, मार्च बचेगा, देन यू हैव अप्रैल के कुछ दिन, देन यू हैव मई के कुछ दिन, एंड देन यू हैव जून के सम डेज। एक मुझे आप टेंटेटिवली बताइए कि फेब के कितने डेज है आपके पास? फेब के लगभग कितने डेज? आज 11, 28 दिन है, मतलब लगभग वीकेंड से फेब के 17 डेज है हमारे पास। मार्च के कितने डेज पड़े हुए हमारे पास? मार्च के वी हैव 31 डेज। अप्रैल के लगभग कितने डेज है हमारे पास? 30 डेज पड़े हुए हैं। कैलकुलेटर्स एक्टिव रखना। मई के लगभग कितने दिन पड़े हुए हैं हमारे पास? 31 डेज पड़े हुए हैं। अरे मई भी होता है ना, हाँ। एंड जून के कितने पड़े हुए हैं? 10 डेज। ऑन एन एवरेज टोटल आप मुझे बताइए कितने डोजन है? अप्रॉक्स कैलकुलेशन दो, कितने डोजन है? 119। हाँ, लगभग वीकेंड से 119 डेज है। आज का दिन भी अगर आप पकड़ो तो 120 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। सबसे पहले सर 120 दिन इनफ है क्या बेटा? 120 दिन मोर देन इनफ है टू चेंज एनी रिजल्ट। 120 दिन मोर देन इनफ है। अब सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को कैटर करता हूं, अलग अलग सिचुएशन वाले स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो ये वीडियो को रेफर कर रहे हैं, मैं सारे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को रेफर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आई विल गो टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रुप 1 अपीयर किया था। ठीक है, अभी जो मेरे सामने क्राउड बैठा है दैट इज कि जिन्होंने ग्रुप 1 अपीयर किया था, बिकॉज यू कैन अटेम्प्ट एनी ऑफ द ग्रुप्स पहले, या तो आप ग्रुप 1 भी पहले अपीयर कर सकते हो, ग्रुप 2 कर सकते हो, बट एज द सीक्वेंस सजेस्ट्स इंस्टीट्यूट की भी कोई वजह रही होगी। सो मेजॉरिटी बच्चे क्या करते हैं? मेजॉरिटी बच्चे जो फर्स्ट ग्रुप होता है, मेजॉरिटी बच्चे फर्स्ट ग्रुप को पहले अपीयर करते हैं। तो जिन बच्चों ने ग्रुप 1 किया था एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजन ग्रुप 1 क्लियर नहीं हुआ, सर अभी हमारा प्लान ऑफ एक्शन कैसा रहना चाहिए? कौन से बच्चे को सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए, कौन से बच्चे को बोथ ग्रुप्स के लिए जाना चाहिए? सर इफ आई एम गोइंग फॉर द सिंगल ग्रुप तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? अगर हम लोग बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहे हैं तो इन दैट केस हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए? सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो देखो बेटा कि आपने ग्रुप 1 अपीयर किया, आपका ग्रुप 1 अगर क्लियर नहीं हुआ तो पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट था, जो भी था, पहली बात तो मेजॉरिटी बच्चे होते हैं जिनका पहला अटेम्प्ट था, तो चिंता करने की इतनी बड़ी कोई बात है नहीं। हम अगर कोई ऐसे प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हमें डे 1 के दिन ही पता था कि रिजल्ट्स कभी भी 100% रहने वाले हैं नहीं। आप रिजल्ट देख रहे हो यहाँ पे, जिस ग्रुप 1 की आप टारगेट कर रहे हो लगभग 16% रिजल्ट है। 16% मतलब 100 में से लगभग 16 स्टूडेंट्स हैव क्लियर।
तो बाकी 84% स्टूडेंट्स, 84% लगभग मैं कह सकता हूँ 4/5 से भी ज्यादा, मतलब 5 में से 1 से भी कम बच्चा पास हुआ है, 4/5 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। मैं हर बार के लिए बोलता हूं कि अगर आपको रिजल्ट्स ऐसे चाहिए जो बाकी 85% बच्चों के ऊपर है, तो आपको मेहनत वैसी करनी चाहिए। देखो बहुत सी बार क्या होता है ना कि आज आपका रिजल्ट अनसक्सेसफुल आया है, पहली बात तो ना तुरंत आज पढ़ने मत बैठ जाना। पहली बात एक चीज करना, द फर्स्ट थिंग इज दैट यू डू अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता क्या है, हर सब्जेक्ट का ना आप जब पेपर देते हो ना, तो पेपर देने के बाद बच्चे को खुद में ही एक फीलिंग आ जाती है कि मैंने किया क्या। हर सब्जेक्ट में आपको हो सकता है, आपको सिंपली करना क्या है, आप हर सब्जेक्ट के अपने मार्क्स लोगे। हर सब्जेक्ट के मार्क्स मतलब पहले आपको देखना है कि अब पहले सब्जेक्ट आपका मान लीजिए पेपर नंबर 5 है, दैट इज आई थिंक लॉ। पेपर नंबर 6 है आपका, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पेपर नंबर 7 है आपका, दैट इज टैक्सेशन। एंड पेपर नंबर 8 है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपको एक्चुअली में मार्क्स मिले कितने हैं। जब आप अपने एक्चुअली में मार्क्स देखते हो, देखो हर बच्चे का क्या होता है ना, जिस दिन आप पेपर दे के आते हो, तो पेपर देने के बाद ना हर कोई एक अपने दिमाग में एक आइडिया बनाता है, एस्टिमेट बनाता है कि मुझे कितने मार्क्स आने चाहिए थे। वो एस्टिमेट आपका 5 मार्क्स, बिकॉज हम लोगों ने प्रैक्टिस इतनी करी है कि आपका वो जो एस्टिमेट है वो 5 से 10 मार्क ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा हिल नहीं सकता है। तो अगर उम्मीद से ज्यादा मार्क्स मिल गए तो दिमाग तो कोई नहीं लगाता है, लेकिन अगर उम्मीद से कम मार्क्स मिले हैं, जैसे अगर आपने किसी सब्जेक्ट में एस्टिमेट किया था कि मुझे 50 मार्क्स मिलने वाले हैं, यू आर रेंजिंग समवेयर बिटवीन 40, 42, 45, तो दैट्स ओके, उतना एस्टिमेशन डिफरेंस होता है। लेकिन अगर किसी ने एस्टिमेट किए थे मुझे कोई सब्जेक्ट में 40 मिलेगा, 50 मिलेगा, बट यू एंडेड अप स्कोरिंग 20/30, तो देयर कैन बी अ स्कोप ऑफ एरर। स्कोप ऑफ एरर में आपको क्या करना है, सबसे पहली तो बात है कि आपको अपने पेपर्स रीचेकिंग के लिए डालना है। आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट कि आप अपने पेपर्स आरटीआई के थ्रू कैसे मंगवा सकते हो, आपको अपने पेपर्स को रीचेकिंग के लिए कैसे डालना चाहिए, आई विल बी गाइडिंग यू ऑन दैट। तो उसमें आपको पहली चीज तो करनी चाहिए, आपको इसके लिए जाना चाहिए। बट मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करता कि आप उसके भरोसे बैठो, नहीं सर मेरे को तो लग रहा था 50 मिलेंगे, मुझे 30 मिला है, मैंने रीचेकिंग में डाला है एंड रीचेकिंग में तो मैं पास हो ही जाऊंगा, तो उसके भरोसे में बैठा हुआ हूं। नहीं, रीचेकिंग से कभी भी उम्मीद मत रखना, इट्स अ बोनस कि अगर आप पास हो गए तो आप पास हो जाओगे, बट मेनी ऑफ द टाइम्स रीचेकिंग में आपके जो मार्क्स है वो चेंज नहीं होते हैं। मेनी ऑफ द टाइम्स रीचेकिंग में आपके जो मार्क्स होते हैं वो उतने ही रहते हैं। एंड सेकेंडली जो रीचेकिंग का रिजल्ट है ना, वो री इवेल्यूशन का रिजल्ट आने में ही 1.5-2-3 महीना लग जाते हैं। तब तक अगर आप रुके, तब तक आपने अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी, एंड आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ अगर आपको पता चले कि यार मेरा तो क्लियर नहीं हुआ, तो आप एग्जाम के पहले बस 1 महीने में खड़े हुए हो, तो फिर वो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो आप रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो, बट कीप इट विद जीरो एक्सपेक्टेशंस। अगर मार्क्स बढ़ गए तो वेल एंड गुड, अगर मेरे मार्क्स नहीं भी बढ़े तो वैसे भी मेरी उससे उम्मीद नहीं थी। अब देखो मैं आपको लेजिट बोल रहा हूं, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका स्कोर 30+ है, कितना बोल रहा हूं मैं, 30+, चलो 30 नहीं, मैं एस्टिमेट बढ़ा देता हूं बिकॉज 40 बोलता हूं, बिकॉज पासिंग के लिए हमें एग्रीगेट 50% चाहिए, मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40 चाहिए। मैं बोलता हूं अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 40+ है ना, उस सब्जेक्ट में आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिकॉज बच्चे के 40+ किसी सब्जेक्ट में क्यों आते हैं, आपको कंसेप्ट पता है, कुछ चैप्टर्स आपके स्ट्रांग है, कुछ कंसेप्ट आपके वीक है, बट मेजोरिटी बच्चे को अगर 40+ आ रहा है, लेकिन इफ इज नॉट एबल टू क्लियर द मार्क ऑफ 50-60 टू स्कोर हाई, तो एक ही बात होती है कि आपकी प्रैक्टिस उतनी नहीं हुई है। तो आपको बस क्या करना है, आपको एक रिवीजन करना है। आई हैव बीन थ्रू दिस फेज और मुझे पता है 40 वाला बच्चा अगर एक तगड़ी रिवीजन और दे देना, वो ऐसे ही 50 तक पहुंच जाता है। उसने और 1-2 रिवीजन अच्छे से कर ली ना, वो ऐसे ही 60-70 तक पहुंच जाता है। तो व्हाट यू नीड इज रिवीजन। अब अगर आपके किसी कोई सब्जेक्ट में 40 से नीचे, 40 से नीचे भी मैं बोलूंगा 30 to 40 इज ए डिसेंट स्कोर, लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 30 से भी कम मार्क्स है ना, तो आपको उस सब्जेक्ट में इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि कुछ तो बहुत गलत है। अल्टीमेटली क्या होता है ना, हर किसी को पता होता है कि मेरा कौन से सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर क्लियर है। अब क्लियर मतलब क्या, कि मुझे कंसेप्ट सारे के सारे आते हैं क्या,
दो चीजें होती हैं, एक होती है कंसेप्ट पता होना, एक होती है प्रैक्टिस। जो भी बच्चे को कंसेप्ट पता होता है, प्रैक्टिस कम होती है, वो 40 30 35 के ऊपर के रेंज में जाता है, फेल होता है, तो अलग वजह है। लेकिन जिस बच्चे का पहला स्टेप लैक होता है, दैट इज मेरा कंसेप्ट ही लैकिंग है, उस बच्चे को सबसे पहले तो कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा। बिकॉज बिलीव मी, हमारा जो कोर्स है, पूरे के पूरे कोर्स में आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लो, आप कोई भी टॉपिक उठा के देख लो, इट इज नॉट गोना बी द केस कि आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ऐसी बात कोई नहीं है। द थिंग इज कि सर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कुछ वे आउट निकालना पड़ेगा। आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको लेक्चर्स फिर से देखने पड़ेंगे। ऑनलाइन अगर आपने कहीं और से पढ़ा था, नहीं समझ में आ रहा है, आप इधर से लेक्चर्स लो। अगर आपने हमसे पढ़ा था, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप चेक करो कि आप किसी और के लेक्चर लो जिससे आपको बेटर हो। गलती कोई नहीं है। जब मैं सीए फाइनल लेवल में था तो मेरा लॉकडाउन के टाइम पे सीए फाइनल का अटेम्प्ट था। मैंने सीए फाइनल एफआर की एक फैकल्टी के रेगुलर लेक्चर्स की क्लासेस करी थी, लेकिन लेक्चर्स खत्म करने के बाद ही मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि नहीं यार, मैं सब्जेक्ट ना रट रहा हूँ। और बिलीव मी, कोई भी सब्जेक्ट रट के नहीं होगा, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी हो, रट के तुम पास होगे नहीं। मुझे पता था यार ये सब्जेक्ट में रट्टाफिकेशन में जा रहा हूँ। जैसे लॉकडाउन की वजह से एग्जाम पोस्टपोन हुए, मैंने दूसरे फैकल्टी के लेक्चर्स देखे, मैंने बोला उनका फास्ट ट्रैक कर लेता हूँ। मैंने उनका फास्ट ट्रैक करके अपना वे आउट निकाल दिया, और जब एग्जाम हुआ तो उसमें मुझे उस सब्जेक्ट में एग्जामिशन आया। कुछ सब्जेक्ट क्लियर हो, जैसे कुछ बातें पता चली कि नहीं यार वो फैकल्टी की मुझे क्लियर थी, लग रहा था नहीं क्लियर है। कुछ कंसेप्ट ऐसा होता है कि मुझे पता है कि मेरे क्लियर नहीं थे और नई फैकल्टी से मैंने पढ़ा, क्लियर हो गए। तो सीधी बात है, स्कोर लेस देन 30, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करना है, प्रैक्टिस करना है। स्कोर मोर देन 30, अगर आप प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस करोगे, हर एक रिवीजन बढ़ने के साथ आप हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 10 मार्क तो बढ़ा ही सकते हो। तो सीधी बात है, अगर आपका स्कोर 150 160 प्लस आ रहा है तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने पहली बार एग्जाम दिया था, बिलीव मी, पहली बार जब आप फाउंडेशन देकर आते हो तो इंटरमीडिएट में आपका हार्डली 6 महीने का समय होता है। 6 महीने के समय में ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स भी बहुत ज्यादा विशाल है। टैक्स अपने आप में एक अलग से दुनिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपने आप में एक अलग से दुनिया है, लॉ में भी 2 टाइप के लॉ बनाए हुए हैं, और कॉस्टिंग में भी आप फाउंडेशन में इतना सा पढ़ते हो पूरा नया आ जाता है। तो 6 महीने में पूरे सब्जेक्ट समझना, पूरे सब्जेक्ट रिवाइज करना, टू नो प्रॉपर स्ट्रेटेजी, थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अगर क्लियर नहीं हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप आगे ट्राई करो। एंड व्हाट आई वुड जेन्युइनली सजेस्ट इज कि जिस बच्चे का ग्रुप 1 क्लियर नहीं हुआ, आप देखो आपके ग्रुप 2 का स्टेटस क्या है। अगर आपने अभी तक ग्रुप 2, बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी ने अभी तक ग्रुप 2 के क्लासेस स्टार्ट भी नहीं करे हैं तो सिंपल आपको बोलता हूं, यू शुड गो फॉर सिंगल ग्रुप। आपको सिंगल ग्रुप करना चाहिए। अब सिंगल ग्रुप आपको लग रहा है आप ग्रुप 2 स्टार्ट करोगे, ग्रुप 2 आप 4 महीने में स्टार्ट करके खत्म करके एग्जाम दे सकते हो, या तो सिर्फ अपना ग्रुप 1 के लिए अच्छे से लग जाओ, 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करो और अच्छे से दे देना। आप अभी बहुत ग्रुप्स के लिए मत सोचना। लेकिन मेजॉरिटी जो हमारे बच्चे होते हैं, एंड व्हाट शुड बी द केसेस, कि आप लोगों ने ग्रुप 2 के क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। यू नो कि हम लोगों का एफएम का लगभग 30% सिलेबस हो चुका है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में सब्जेक्ट लेवल पे बात करो तो 40 to 50 आपका कंप्लीट हो चुका है। ओएमएसएम आपका स्टार्ट हो चुका है, मतलब आपने किया हुआ है। एंड इट्स ऑलवेज बीन अ प्रैक्टिस, एंड आर अकेडमी मेक श्योर कि वी मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि हम आपके ग्रुप 2 का सिलेबस एनी हाउ इन 3 मंथ्स कंप्लीट कर दें। और ऐसा नहीं भगा के होता है, टाइम डिसेंट दिया जाता है। सिंपली द रीजन बीइंग, पहली बात, जो बच्चा अगर ग्रुप 1 क्लियर नहीं करता, उसको अगर दोनों ग्रुप का बर्डन आ जाए तो उसको दोनों चीजें रिवाइज करनी है। एंड सेकेंडली, अगर आप क्वांटम भी देखोगे ना तो क्वांटम ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स का कंपैरेटिवली लो है। सेकेंडली, जो आपकी लेवल ऑफ मेच्योरिटी ग्रुप 1 में थी एंड जो आपके लेवल ऑफ मेच्योरिटी ग्रुप 2 में है, इसमें भी जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो इसीलिए ग्रुप 2 सिंपल है। फिर से बोलता हूं, अगर क्लियर नहीं हुआ 120 डेज इज इनफ। वी मेक श्योर कि बाय 31st ऑफ मार्च एक आधा सब्जेक्ट बचेगा तो मैक्स बचेगा, बट मैक्सिमम बाय 31st ऑफ मार्च आपके ग्रुप 2 के क्लासेस खत्म हो जाएंगे। पोस्ट कंप्लीशन ऑफ दैट भी आपके पास रिवीजन के लिए अगर मैं बात करूं तो यू हैव एंटायर मंथ ऑफ अप्रैल फॉर रिवीजन, यू हैव एंटायर मंथ ऑफ मे फॉर रिवीजन, यू हैव हाफ ऑफ जून फॉर रिवीजन। उसके बाद भी 70 डेज बचते हैं, जिसमें ग्रुप 2 तो मेजर आपका साथ साथ में होगा। आप सबको पता है हम लोग यूनिट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट लेते चलते हैं। तो बाय मार्च एंड आपने एक बार टेस्ट दे रखी होगी, तो ग्रुप 2 का इतना नहीं है। एंड बिलीव मी, इतना ना ज्यादा टेंशन लेना है नहीं।
अभी जो चिरायु आया था, अभी जस्ट हम लोगों ने उससे बात करी, तो उसका लास्ट अटेम्प्ट में 180 स्कोर था ग्रुप 1 में। अभी उसने दोनों ग्रुप दिए, अभी उसके दोनों ग्रुप क्लियर हो गए। फॉर श्योर आपको थोड़ा लोड ज्यादा आएगा। ज्यादा लोड क्यों आएगा? बिकॉज जब आप बोथ ग्रुप के लिए अपियर करते हो तो आपका डेली एक 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 होता है, तो पढ़ने के लिए टाइम कम मिलता है। बट उसके लिए भी वी नीड टू मेक अ स्ट्रेटेजी ना। बट बस एक चीज याद रखना कि अगर आप 150, 160, 180 वाले स्कोर पे हो तो अगले बार आपकी मेहनत 0 से 200 तक की नहीं है, आपकी मेहनत सिर्फ 160 से 200 तक की है। और 160 से 200 तक पहुंचाने के लिए वन गुड रिवीजन विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस, दैट्स इट। तो आप ऐसे कर लेना। और अगर कोई बच्चा है जिसने ग्रुप 1 दिया था, आपका ग्रुप 1 क्लियर हो चुका है, तो आपके लिए तो रहा सिंपल है, आपको सिर्फ ग्रुप 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। व्हाट शुड बी द प्लान ऑफ एक्शन? प्लान ऑफ एक्शन शुड बी कि सीधी बात है, अपने को रखना चाहिए 2 रिवीजन मिनिमम। कितने रखना है? 2 रिवीजन मिनिमम। ये जो 2 रिवीजन मिनिमम है, तुम उसमें 10 दिन तो भूल ही जाओ, ये 10 दिन तो मेरे लास्ट रिवीजन के लिए। मतलब सीधा हिसाब ये होना चाहिए। अभी से डिसाइड कर लो आपको देना क्या है, एक ग्रुप देना है या दोनों ग्रुप देना है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं ना कि रिजल्ट अनसक्सेसफुल आता है, हड़बड़ी में डिसीजन लेते हैं। पहली बात तो ना, अभी कोई डिसीजन लेना नहीं है, बिकॉज बोला जाता है ना कि जब आप बहुत ज्यादा खुश हो तभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो तभी भी आपको कोई डिसीजन लेना नहीं चाहिए। तो अभी हार्ड एंड फास्ट कोई डिसीजन नहीं लो। आज आपका रिजल्ट आया है, पास हुए तो खुश हो, अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए तो दुखी हो, लेकिन अभी कोई डिसीजन नहीं लो। अपने आप को 2-3 दिन का समय दो, टेक अ वाइज कॉल कि मुझे एक ग्रुप देना है, दोनों ग्रुप देना है, एंड स्टिक टू दैट। कोई बच्चा है जिसके ग्रुप 1 में बहुत कम मार्क्स आए हैं और वो बोल रहा है कि सर मेरे को एक ही ग्रुप देना है। भाई एक ही ग्रुप दे, बिकॉज दोनों नौका में पैर रखोगे ना, यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे, डज नॉट मेक एनी सेंस। मैं आपको गाइड करूंगा फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको गाइड करूंगा फ्रॉम द थिंग आई फील कि आपके लिए बेस्ट क्या है। बट हर किसी के जो दिमाग की कैपेबिलिटीज होती हैं वो अपनी अपनी होती हैं, हर किसी का जो सब्जेक्ट पे ग्रिप है वो अपना अपना होता है। तो व्हाट यू आर कॉन्फिडेंस, बी द बेस्ट। बट ऐसा मत करना कि एक नेगेटिव रिजल्ट के कारण आपका कॉन्फिडेंस इतना लो हो जा रहा है कि जो आप अपना पोटेंशियल है, आप अपने पोटेंशियल पे भी परफॉर्म नहीं कर रहे हो। बिकॉज बिलीव मी, अगर आप अभी से एक ग्रुप पे शिफ्ट हो जाओगे ना, तो आप फिर से ये जो 2 महीने रहेंगे फेब और मार्च का, ये 2 महीने आपके टाइम पास में जाएंगे और इफेक्टिव रिवीजन तो ये 2 महीने में होंगी। तो द कॉन्ट्रेरी, अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए जाते हो तो आपका फेब और मार्च पूरा यूटिलाइजेशन हो जाएगा ग्रुप 2 की पढ़ाओ में, एंड इजीली विल मेक अ प्लान ऑफ एक्शन सच दैट आप दोनों ग्रुप क्लियर कर पाओ। सो आप ये ठीक है, क्लासेस का आपको यही रखना है। अगर आपका क्लियर नहीं होता है, अगर आप सिंगल ग्रुप भी देने वाले हो, तो सीधी बात है, एक सेकंड ना, एक वीडियो सुन, तो सीधी बात है आपको एक ही हिसाब करना है कि 31 मार्च तक क्लासेस निपटा दो। ग्रुप 2 कर रहे हो, सेकंड ग्रुप की क्लासेस निपटा दो। सिंगल ग्रुप देने वाले हो, जो भी सब्जेक्ट कमजोर है उस सब्जेक्ट की वापस क्लासेस लेनी है, रिकॉर्डिंग बैकअप देखना है, फिर से लेक्चर देखना है, जो भी करना है 31 मार्च तक निपटाओ। बिकॉज इसके बाद ये टाइम एक्सक्लूसिवली हमें रखना है रिवीजन के लिए। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम लोग यूट्यूब पे भी रिवीजन लेते हैं, तो आपके यूट्यूब रिवीजन एज वेल एज जो मॉक टेस्ट होते हैं, ये मॉक टेस्ट सारा का सारा ये टाइम में रहेगा। एंड अल्टीमेट गेम ये 3 महीने में, ये 2.5 महीने में आप क्या करोगे उसका ही रहेगा। बट ये 2.5 महीने यूटिलाइज करने के लिए ये 2 महीनों को प्रॉपर यूटिलाइज करो। पढ़ाई अगर सेल्फ स्टडी की आदत नहीं लगी है तो डेली बैठने की आदत डालो। पहली बात तो क्लास डेली करो, सेकेंडली सेल्फ स्टडी की आदत डालो। बिकॉज जितनी सेल्फ स्टडी की आदत यहाँ पे डेवलप होगी ना, वो तुमको इन 2 से 2.5 महीनों में मदद करेगी। एंड बिलीव मी, रिजल्ट अच्छे हैं। क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो अगली बार हो ही जाता है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन। अदरवाइज इसके अलावा विल बी स्पेसिफिकली ऑल्सो टेकिंग अ मीटिंग। मोस्ट प्रोबेबली पवन सर इज बिजी, तो कल या परसों में हम लोग एक जूम मीटिंग भी डालेंगे। एंड अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज आपकी क्वेरी होती है तो हाउ टू एड्रेस दैट हम लोग वो भी ले लेंगे, ठीक है। ओके।